नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज की यह कक्षा हमारे भूगोल की 6ठी क्लास की कक्षा है। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने पृथ्वी और अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज के इस वीडियो में हम पृथ्वी पर काल्पनिक रूप में खींची गई अक्षांश और देशांतर रेखाओं में क्या अंतर है, इससे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस गेंद और इस गेंद पर बनी लाइनों या लकीरों के माध्यम से अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझाने का प्रयास करता हूं। अब ध्यान दीजिए सभी, यह जो मोटी लाइन है और इसके साथ ही साथ ये सारी की सारी जो खड़ी लाइनें हैं, यह देशांतर लाइन रेखाएं हैं। और इस मोटी लाइन के ठीक पीछे एक मोटी लाइन और है, यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है और यह सामने वाली मूल देशांतर रेखा जिसका अंश माना गया है 0 अंश। यह रेखा मूल देशांतर रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दोनों मिलकर पूरे भूगोलक को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। यह जो दाहिने तरफ का भाग है, इससे पूर्वी गोलार्ध और इस भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। अब हम चलते हैं आड़ी रेखाओं की तरफ। यह जो मध्य की आड़ी रेखा खींची गई है, मोटी रेखा, यह विषुवत वृत्त है या विषुवत रेखा। यह पूरे पृथ्वी के बीचों बीच है, इसलिए इसका नाम भूमध्य रेखा भी है। इस रेखा के ऊपर वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तरी ध्रुव तक का जो भाग है, वह उत्तरी गोलार्ध, और इस रेखा से यहाँ तक दक्षिणी ध्रुव तक का भाग है, इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इस प्रकार विषुवत रेखा के कारण पृथ्वी के 2 भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और मूल देशांतर रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के कारण पृथ्वी के भी 2 भाग बनते हैं, पूर्वी गोलार्ध और इधर का पश्चिमी गोलार्ध। अब हम देखते हैं इन रेखाओं के बारे में, जो ये आड़ी और खड़ी रेखाएं हैं, इनमें क्या अंतर है। पहला अंतर हम देखते हैं, यह जो अक्षांश रेखाएं हैं, यह अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। आप देखिए, सभी अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, गौर करिए, ये सभी अक्षांश रेखाएं देखेंगे आप तो वृत्ताकार रूप में हैं। और इसके आगे हम चलते हैं हम देशांतर रेखाओं के बारे में। सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होती हैं, हम कहें दक्षिणी ध्रुव से स्टार्ट होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए यह अर्धवृत्ताकार होती हैं। ध्यान दीजिए, यह अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं और देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। इस प्रकार पहला अंतर अक्षांश और देशांतर रेखाओं में है, अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं और देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। अब हम चलते हैं आगे। अगला अंतर, यह जो अक्षांश रेखाएं हैं, यह रेखाएं यहाँ से यह जो विषुवत वृत्त है, यह 0 अंश है। यहाँ से लेकर 90 अंश तक एक अंश की दूरी पर 90 अंश अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी एक अंश की दूरी पर 90 अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं, और एक मूल देशांतर रेखा एक मूल जो मध्य की रेखा है विषुवत वृत्त, उसको लेकर पूरे भूगोलक पर एक अंश की दूरी पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं बनाई जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। इस प्रकार इनकी संख्या और अक्षांश रेखाओं की संख्या से दोगुनी होती है, यानी 360 होती है। इस प्रकार दूसरा अंतर है, एक अंश की दूरी पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं भूगोलक पर खींची जा सकती हैं, और देशांतर रेखाएं एक अंश की दूरी पर 360 देशांतर रेखाएं भूगोलक पर खींची जा सकती हैं। अब हम आगे चलते हैं, अगला अंतर ढूंढते हैं। इसमें से आप देखोगे, ये जो वृत्ताकार रूप में इस गेंद पर मैंने ये अक्षांश रेखाएं बनाए, इनके बीच की दूरी सभी जगहों पर लगभग समान है। हम कह सकते हैं कि सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। जितनी दूरी इस रेखा की यहाँ से यहाँ तक है, उतनी दूरी इस रेखा की यहाँ से यहाँ भी है, उतनी यहाँ से यहाँ भी होगी। ये
अक्षांश रेखाएं सदैव समान दूरी पर होती हैं, एक समानांतर होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं आप देखोगे यहाँ से स्टार्ट होती हैं उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव पर आकर मिलती हैं सभी। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव से यदि कोई दो देशांतर रेखाएं हम माने, यदि मान लो हम एक ए देशांतर रेखा और एक देशांतर रेखाओं को हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे जैसे इधर आगे बढ़ती हैं इनके बीच की दूरी जो है ये दूरी कम होती जाती है और ध्रुवों पर आगे यह दूरी शून्य हो जाती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे विषुवत रेखा के पास देखेंगे आप, यहाँ से यहाँ की दूरी सबसे अधिक है। इस प्रकार दो देशांतर रेखाओं की आपस में दूरी विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है। ठीक जैसे विषुवत रेखा को पार करके आगे हम बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे उनके बीच की दूरी कम होती चली जाती है और दक्षिणी ध्रुव पर आकर फिर वह 0 किलोमीटर या 0 की दूरी पर आकर आपस में मिल जाती है, एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। इस प्रकार तीसरा अंतर यह होता है, अक्षांश रेखाएं सदैव एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं और देशांतर रेखाओं की दूरी सभी जगहों पर समान नहीं होती है। विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। और एक और अंतर, सभी अक्षांश रेखाएं समान आकार की नहीं होती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं समान आकार की नहीं होती। देखिए आप यहाँ पर, यह सबसे छोटा वृत्त, उसके बाद उससे बड़ा वृत्त, उसके बाद उससे बड़ा वृत्त, ऐसे ऐसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं देशांतर रेखाओं का वृत्त बढ़ते जाता है और जो है मध्य का जो भूमध्य रेखा है विषुवत वृत्त है, इससे बनने वाला भूगोलक पर अक्षांश रेखीय वृत्त सबसे बड़ा होता है। इसी तरह जब हम विषुवत रेखा को पार करके दक्षिणी ध्रुव की तरफ आगे बढ़ते हैं, फिर से अक्षांश रेखाओं द्वारा बनने वाला वृत्त छोटा होता चला जाता है और इस दक्षिणी ध्रुव पर आकर एक बिंदु स्वरूप बचता है। इस प्रकार चौथा अंतर है, सभी अक्षांश रेखाएं समान आकार की नहीं होती हैं और सभी देशांतर रेखाएं समान आकार की होती हैं। तो यह हो गया अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर। अब हम चलते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए आप इस चित्र में ये जो आड़ी रेखाएं खींची गई हैं, इस पर यह देशांतर रेखाएं हैं, खड़ी रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं और जो आड़ी रेखाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं को मैंने इस चित्र में बनाया है, ये अक्षांश रेखाएं हैं। बीच की जो यह अक्षांश रेखा, यह विषुवत वृत्त 0 अंश, इस विषुवत वृत्त से लेकर यहाँ तक का जो पूरा भाग है यह उत्तरी गोलार्ध, विषुवत वृत्त से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक का यह जो आधा भाग है यह दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। विषुवत वृत्त से ऊपर की तरफ यानी इस भाग में कौन सा भाग है, उत्तरी गोलार्ध में 23 अंश 30 मिनट की दूरी पर कर्क वृत्त होता है या कर्क रेखा होती है। उसके आगे यह जो 0 अंश की विषुवत वृत्त है, इससे 66 अंश 30 मिनट की दूरी पर आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त होता है और यहाँ से विषुवत रेखा से 90 अंश की दूरी पर यह उत्तरी ध्रुव होता है। ठीक इसी प्रकार से विषुवत वृत्त से 23 अंश 30 मिनट की दूरी पर दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध बोलना जरूरी है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा या मकर वृत्त होता है। उसी तरह 0 अंश से लेकर विषुवत वृत्त से लेकर 66 अंश 30 मिनट की दूरी पर अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त होता है और यह जो दक्षिणी गोलार्ध में 90 अंश होता है वह दक्षिणी ध्रुव होता है। यह तो हो गई कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी। अब हम चलते हैं, यदि हमें अंश और मिनट से छोटी इकाई हमें लिखनी है, यहाँ पर आप देखो 66 अंश 30 मिनट लिखा है, तो इससे 30 मिनट से भी छोटी इकाई होती है। जैसे 30 मिनट से छोटी इकाई होती है सेकेंड, हम लिख सकते हैं कोई ऐसे 8 मिनट 15 सेकेंड और इसको बोलते हैं 8 अंश 15 मिनट 20 सेकेंड। यह अंशात्मक दूरी मापने की इकाई है। अंश इस तरह से लिखते हैं और यह मिनट का संकेत है और यह सेकेंड का संकेत है। अब हम चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ पर आप देखोगे सभी देशांतर रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई हैं, इनके आपस के बीच की दूरी समान नहीं है।
उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर इनके बीच की दूरी 0 किलोमीटर है और जैसे जैसे आगे बढ़ती है इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। तो हम जानते हैं कि अंटार्कटिक रेखा पर इनके बीच की दूरी कितनी, मकर रेखा पर कितनी और विषुवत रेखा पर कितनी होती है। तो सबसे पहले विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। किनके? देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। विषुवत रेखा पर एक अंश की देशांतर रेखा और दूसरे अंश की देशांतर रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। फिर से ध्यान दीजिए, विषुवत रेखा पर एक अंश की देशांतर रेखा से दूसरे दो अंश की देशांतर रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। उसी तरह दो अंश से तीन अंश देशांतर रेखा के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर भी 111 किलोमीटर। उसी तरह से 91 अंश से लेकर 92 अंश तक के बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर होगी। हर एक रेखा दूसरे रेखा से 111 किलोमीटर की दूरी पर होती है विषुवत वृत्त के पास। अब हम करते हैं मकर रेखा या कर्क रेखा। मकर रेखा और कर्क रेखा दोनों रेखाएं विषुवत वृत्त से 23 अंश 30 मिनट की दूरी पर है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है। तो एक अंश वाली देशांतर रेखा और दो अंश वाली देशांतर रेखा के बीच की दूरी इस मकर रेखा पर 102 किलोमीटर होती है और वही दूरी कर्क रेखा पर भी 102 किलोमीटर होती है। क्यों होती है? क्योंकि विषुवत रेखा से दोनों समान दूरी पर है। उसी तरह से आर्कटिक रेखा पर और अंटार्कटिक रेखा पर यानी 66 अंश 30 मिनट के रेखा पर, अक्षांश रेखा पर एक देशांतर रेखा की दूसरे देशांतर रेखा से दूरी 44 किलोमीटर होती है और 90 अंश पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 0 होती है। अब हम आगे चलते हैं। यह जो चित्र बना है, इस चित्र पर देशांतर और अक्षांश रेखाएं दोनों बनाई गई हैं। यह चित्र आपको एक जाल नुमा दिख रहा होगा और इस चित्र पर यह जो मध्य की रेखा है यह विषुवत वृत्त है 0 अंश या विषुवत रेखा, और यह जो सीधी रेखा है यह मूल देशांतर रेखा है 0 अंश। इसके कारण यह भाग पूर्वी गोलार्ध और यह भाग पश्चिमी गोलार्ध, और इस रेखा के कारण यहाँ से यहाँ तक का भाग उत्तरी गोलार्ध और यहाँ से यहाँ तक का भाग दक्षिणी गोलार्ध है। अब हम थोड़ा यह जानने का प्रयास करते हैं कि इस रेखाओं को कैसे पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए 15 अंश लिखा है। कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा है। 15 अंश अक्षांश, 30 अंश अक्षांश, 45 अंश अक्षांश रेखा और 60 अंश अक्षांश रेखा। उसी तरह से यहाँ पर भी 15 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश लिखा गया है। अब हम यह जानेंगे कि इसको पढ़ते कैसे हैं। आप ध्यान दीजिए, यदि आप इसको बोलते हो 15 अंश अक्षांश तो क्या यह सही होगा? नहीं, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि 15 अंश यहाँ भी है, 15 अंश यहाँ भी है। इसको स्पष्ट करने के लिए आपको गोलार्ध लिखना जरूरी है। तो यह 15 अंश की जो रेखा है यह किस गोलार्ध में है? अभी अभी मैंने आपको बताया यह दक्षिणी गोलार्ध में। तो आपको इसको बोलना पड़ेगा 15 अंश दक्षिण अक्षांश रेखा। उसी तरह यदि आपको इसको पढ़ना क्या लिखोगे? 45 अंश दक्षिण अक्षांश रेखा। उसी तरह यदि आपको मैं बोलूं इसको पढ़ो, इसको बोलो, इसको कैसे पढ़ोगे या कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे 30 अंश उत्तर अक्षांश रेखा। इसी तरह हम सभी रेखाओं को हम लिख सकते हैं कौन सी रेखा कहाँ पर है। और साथ में आप यह बात ध्यान रखें कि ऋण रेखाओं के अंशात्मक दूरी के साथ कौन से गोलार्ध में है यह लिखना बहुत जरूरी है। उसी तरह से यह जो खड़ी रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं, यदि मैं कहूँ यह रेखा जो है यह 10 अंश अक्षांश पे है, यह रेखा, तो इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे 10 अंश, यहाँ से रेखा, ये कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग, बिल्कुल सही। तो यहाँ पश्चिम,
यहाँ पे हमने अक्षांश लिखा है, देशांतर रेखा है, तो हम इसको लिखेंगे पश्चिम देशांतर। उसी तरह यदि मैं कहूँ यह जो रेखा है, ए वाली रेखा, यह है 45 अंश। इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखते हैं हम ऐसे 45 अंश। कहाँ पर है? इस रेखा से इस साइड में है, यानी पूर्व दिशा में है, तो हम लिखेंगे इसको पूर्व देशांतर। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप सभी लोग अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं को कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, जान गए होंगे। अब यह प्रश्न उठता है कि यह अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या उपयोग है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग पृथ्वी पर किसी राज्य की स्थिति, किसी जिले की स्थिति, किसी देश की स्थिति, किसी महाद्वीप की स्थिति बताने के लिए किया जाता है। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग पृथ्वी पर स्थान निर्धारण के लिए किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोग यह जो सारी चीज़ें आपको बोर्ड पर लिखी हुई दिख रही हैं, बताई गई हैं, सारी चीज़ों को आप कई बार पढ़ोगे और इसको याद करोगे। ये सारे अक्षांश और देशांतर रेखाओं में क्या अंतर है वो भी, और ये सारी चीज़ें जो आपको बताई गई हैं कि मकर रेखा किस गोलार्ध में है और कितने अंश की दूरी पर है, अंटार्कटिक रेखा कितने अंश की दूरी पर किस गोलार्ध में है, और विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, और मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तभी जो आगे आने वाला जो चैप्टर होगा वो आप अच्छे से समझ पाओगे। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार। कितना